क्या मतलब किसकी मनकूहा है सिला? ये आप क्या कह रही हैं बीजान? बीजान की बात सुनकर वहां बैठे तमाम नफूस झटका खा के अपनी जगह से उठ गए, जबकि बीजान के चेहरे पर हद दर्जे का इत्मीनान था। आंखों में जलते दिए उनका सुकून जाहिर कर रहे थे। बारान की मनकूहा है सिला, ये जुमला था या कयामत जो सब लोगों के सर पर टूट पड़ी थी। वहां मौजूद सब लोगों को लगा कि हवेली की छत उनके सर पर आगरी हो। बीजान, माना कि आप बड़ी हैं, आपको सारे इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपका जो दिल चाहेगा आप बोलेंगी। बारान की माँ सबीन बपफरी शेरनी की तरह खड़ी होकर बदलिहाजी से बोली तो बीजान ने तासुफ से उसे देखा। मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग खुद बारान से पूछ लो। बीवी है सिला इसकी। लो हो गया बारान, पूछो। बीजान अपनी जगह पर बैठकर बड़े आराम से बोल रही थी जब अचानक से बारान खान हॉल कमरे में नमूदार हुआ और यहाँ चलती मीटिंग देखकर हैरान रह गया। उसने बीजान की बात नहीं सुनी थी, इसलिए हैरत से घर वालों के सपाट चेहरे देखने लगा। बारान, बीजान को देखो, क्या बोल रही हैं? कह रही हैं कि सिला तुम्हारी बीवी है। भला ऐसे हो सकता है? मैं कभी यकीन नहीं करती। मेरा बेटा तो इस लड़की से सख्त नफरत करता है। सबीन हरगिज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बड़े एतमाद से बीजान को मुखातिब करने लगी। माँ, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी माँ का मान टूटता देखकर बारान का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया, जबकि बारान की बात सुनकर वहां खड़े लोगों को 240 वोल्ट का खतरनाक झटका छू कर गुजरा, जबकि सबीन को सदमे के मारे अपनी जगह पर साकित और जामिद रह गईं। बारान, तुम मजाक कर रहे हो ना? कहो बारान, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस कमजात लड़की से निकाह नहीं कर सकता। सबीन बेगम बारान के पास गईं और उसका चेहरा जोर जोर से थपथपा के कि हजियानी कैफियत में दरियाफ्त करने लगी। जब बारान ने जबड़े भंच कर सख्ती ने उनको शानों से पकड़कर सीधा किया। प्लीज माँ, इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस लड़की से निकाह जरूर किया है, लेकिन उसको किसी किस्म का कोई हक नहीं दिया। उस घर में इसकी जो औकात थी वही रहेगी। कभी भी वो इस हवेली पर या बारान खान पर राज नहीं कर सकती। बारान ने उनके शानों पर दोनों हाथ जमा के उन्हें दिलासा दिया तो वो रोती हुई उसके सीने से लग गई। झटका बहुत गहरा लगा था उन्हें उस खबर से, क्योंकि बारान की शादी के मुताल्लिक उन्होंने कई ख्वाब सजाए हुए थे, और फिर सिला, जिससे वो बिल्कुल नफरत करती थी, उससे निकाह कैसे बर्दाश्त कर पाती। माँ, प्लीज खामोश हो जाएं, सिर्फ निकाह ही हुआ है और कुछ नहीं। आप टेंशन मत ले, आपकी बहू हमारे स्टेटस के मुताबिक ही आएगी। उसने अपनी माँ का माथा चूमा और फिर तासुफ भरी नजरों से बीजान को देखा, जो उसकी बात सुनकर बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त कर रही थी। मुझे कराची के लिए निकलना होगा माँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। उसने माहौल में फैली गर्मा गर्मी खत्म करने के लिए सबका रुख अपने जाने की तरफ कराया तो सब नॉर्मल होके उसके लिए मुख्तलिफ कामों में लग गए। लेकिन बीजान जानती थी सबके अंदर लावा उबल रहा था जो अब सिला पर ही फटता। बारान खान ने बुरी तरह से जबड़े भंचे हुए थे, जिसे देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो कितना गुस्सा और नफरत जब्त किया हुआ था। सिला के माथे पर खौफ से पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार होने लगी। अल्फाज थे कि जबान से रूठ गए थे। वो चाह के भी मन से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे निकाह कर लिया तो उस हवेली पर आराम से राज कर लोगी? बीजान तुम्हारी बातों में आ सकती है, लेकिन बारान खान कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दुआ करना कि बारान वापस हैदराबाद ना आए, क्योंकि फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अजियत होगी। पल पल तुम्हें मेरी नफरत सहनी होगी, मेरा कहर बर्दाश्त करना होगा। इसने अपने हाथ से सलाह का मना दबोचा और फिर चबा चबा के लफ्ज अदा करता, नफरत से उसे देखकर तंबीह करता बाहर की तरफ लपका। उसे पहले इस लड़की से इतनी नफरत नहीं थी, लेकिन जब से वो उसके निकाह में आई थी तब से ही वो लड़की उसके हवासों पर बुरी तरह सवार हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को जान से ही मार दे। सलाह को डरा धमका के वो मगरूर खानजादा आंखों पर ग्लासेस और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजा के कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि उसके जाते ही खौफ से थरथराती सलाह घुट घुट कर रोने लगी। नीलगों आसमान पर फैली आफताब की सुनहरी शुआएं अब धेरे से मध्यम पड़ रही थीं। सफ़ेद बादल आसमान पर सैर करते दिखाई देते। मुख्तलिफ फूलों की खुशबू ने बायरन रियासत के दारुल हुकूमत म्यूनख की फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया था। जर्मनी के खूबसूरत और रंगीन शहर म्यूनख की विक्टालिन मार्केट में इस वक्त हल्की फुल्की चहल पहल थी। छोटी बड़ी दुकानें, रेस्तोरां और कैफीस पर काफ़ी रौनक थी। वहीं एक कॉफ़ी शॉप में वो पुरसकून सा बैठा किसी गैर मरी नुक्ते को घू रहा था। ब्लैक जीन्स और डार्क ग्रीन स्वेटर पहना वो लंबा लेकिन पतला दुबला लड़का था। इसके सामने मेज पर कॉफी का मग और एक किताब भी रखी हुई थी।
लेकिन वो किसी और ही ख्याल में गुम था, शायद उसके जिसे वो पाकिस्तान में छोड़ आया था। इसने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में एडमिशन लिया था। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। खानदानी बिजनेस से कोई दिलचस्पी ना होने की वजह से उसने इंजीनियर बनना मुनासिब समझा था। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसकी सोचों की तनाबे निस्वानी आवाज से टूटी तो उसने धीरे से सर उचका के सामने देखा। गुलाब जैसे चेहरे पर गुलाबी रंग का तरकश तर्ज का स्कार्फ लिए गिरे रंग का कोट और ब्लैक जीन्स पहने वो दराज कद लड़की पूरी तवज्जो से उसे देख रही थी। यस, ऑफ कोर्स। इसका मूड कतअन ठीक नहीं था, लेकिन वो किसी से अखलाक खराब नहीं करता था, लिहाजा उसने गुड़िया जैसी उस लड़की को बैठने की इजाजत दी तो वो मुस्कुरा के उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हैदर ने दोबारा गर्दन उचका के उसे नहीं देखा, बस फिर से कप होंठों से लगाया और किताब खोल ली। आप टिम के स्टूडेंट हैं ना? इस लड़के की कोई तवज्जो ना पाके उस लड़की ने खुद ही बात करने में पहल की। हैदर ने एक नजर उसे देखा और फिर अस्बात में सर हिला दिया। मैं भी वही होती हूँ। आप कौन से मुल्क से आए हैं? मेरे ख्याल से आप पाकिस्तानी हैं। इस लड़की ने खुद ही बातों का सिलसिला जारी रखने की कोशिश की। आपका ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन आपको कैसे पता? इसकी बात सुनकर हैदर तजस्सुस से पूछने लगा कि उसने इतना परफेक्ट तक्का कैसे लगा लिया था। हालांकि यहाँ पर हर मुल्क के स्टूडेंट्स दिखाई देते। अक्सर पाकिस्तानी कॉफी या चाय ठंडी करके पीते हैं, और आपकी कॉफी भी कब से ठंडी हो रही थी, इसलिए। वो लड़की भूलपन से कहती हंसी थी। अर्द गिर्द के माहौल से फरामोश वो पुरजोशी से हैदर की जानिब मुतवज्जह थी। नाइस लॉजिक। हैदर ने इसकी जहानत की तारीफ की और जेरे लब मुस्कुरा दिया, लेकिन एकदम ही उसकी नजरें बेसाख्ता इस लड़की की जानिब उठ गईं। वो हैरान सा रह गया। सामने बैठी लड़की भले हिजाब में मुक़य्यद थी, लेकिन उसके नैन नकूश में सिला की बहुत शबाहत आ रही थी। वो बिल्कुल सिला जैसी तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सिला के चेहरे जैसा था। शायद मासूमियत। उस लड़की की मासूमियत भी सिला जैसी थी। कोई और होता तो कभी नहीं मानता कि इस लड़की में सिला जैसा कुछ है, क्योंकि ये रोई की गुड़िया जैसी सुर्ख व सफ़ेद थी। इसकी जिल्द को देखकर एहसास होता कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाएगी, जबकि सिला इतनी गोरी नहीं, बस साफ सुथरी रंगत की मालकिन थी। लेकिन हैदर, वो बचपन से सिला के साथ रहा था, इसलिए उसे ये लड़की सिला से मुशाबहत रखती हुई लगी। आप कहाँ से हैं? वो गहरी सोच से निकलकर बेसाख्ता ही पूछ बैठा था। जी, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। आप किस शहर से हैं? वो बड़ी मासूमियत से मेज पर कहनी टिकाए, उस पर चेहरा जमाए उसको देखकर इस्तिफसार करने लगी। हैदराबाद। और आप? हैदर ने किताब बंद करके मेज पर रखी और खुद भी उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। जी, मैं कराची से हूँ। वो बहुत नरमी से बताने लगी। रोशनी में तो उसका चेहरा यूं दमक रहा था जैसे वो परी हो। उसका हुलिया देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बड़े घर की लड़की है। वाओ, कराची। वैसे मेरे भाई भी अक्सर कराची में होते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। रोशनियों के शहर कराची की बड़ी तारीफें सुनी हैं। भाई का नाम लेते ही हैदर के लबों को एक खूब मुस्कान ने छुआ तो ये सादा सा लड़का उस गुड़िया जैसी लड़की को हंसता हुआ बहुत प्यारा लगा। बिल्कुल हमारा शहर कराची बहुत खूबसूरत है, कभी आइएगा, सैर कराएंगे आपको। इस लड़की ने खुले दिल से उसे कराची आने की दावत दी तो हंस कर रह गया। विक्टालिन फूड स्ट्रीट पर अब रौनक बढ़ने लगी थी। कॉफी शॉप में भी अब रश बढ़ रहा था, जिसे देख हैदर को हॉस्टल वापस जाने का ख्याल आया। फिलहाल तो हम म्यूनिख में हैं, इसलिए अभी यहाँ की सैर करने का सोचें। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो शुख लहजे में कहता अपनी किताब उठा के कुर्सी खिसका के उठ खड़ा हुआ। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। उसके उठने पर वो लड़की यूं फिक्रमंद हुई जैसे उसकी कितनी ज़रूरी ट्रेन छूटने वाली हो। हैदर खान। हैदर ने कंधे उचका के मुख्तसर सा जवाब दिया तो हैदर का नाम सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। मेरा नाम आयत है, आयत जमाल हुसैन। इस गुलाब के फूल जैसी लड़की ने भी प्यारी सी मुस्कुराहट हैदर की जानिब उछाले अपना नाम बताया तो उसका नाम सुनकर सर को जुम्बिश देता हैदर कॉफी शॉप की हुदूद से वॉकआउट कर गया। अमरे नमा किचन में रखी खाने की गोल मेज पर वो जल्दी जल्दी सामान तरतीब से रख रही थी। प्लेटें, चमचा, ग्लास, हर चीज सलीके से मेज पर रखी हुई थी। दरमियान में बड़ी तरतीब से सजा के चाइनीज राइस की डिश रखी गई थी। साथ ही चाइनीज तजर का सलाद भी सजा हुआ रखा था। एक डिश में कस्टर्ड था, जबकि दूसरी डिश में शाही टुकड़े रखे हुए थे। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू ने पूरा अपार्टमेंट महका दिया था। टेबल सजाने के बाद वो बेडरूम में आई और फिर अपने जोड़े में लपटे बाल कैचर से आजाद कर दिए। किसी आबशार की तरह बाल उसकी कमर पर फैलकर नीचे तक चले गए। वो बेइंतहा खूबसूरत बालों की मालकिन थी।
स्याह चमकदार घने लंबे बाल जो उसकी कमर से भी नीचे जाते थे। देखने वाले उसके बालों को देखते रह जाते। अगर यूं कहा जाता कि बारान खान भी इसके बालों पर फिदा हुआ था तो ये भी कुछ गलत नहीं था। मेकअप से पाक चेहरे पर उसने बस होठों पर गलज लगाया हुआ था। डार्क ब्लू कलर की घुटनों तक आती शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स में मलबूस वो 25 साल की दराज कद लड़की थी। डोर बेल की आवाज अपार्टमेंट में गूंजी तो वो शानों पर दुपट्टा डालकर बाहर की तरफ लपकी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बारान उसको डराने की गर्ज से गुस्से से बोला तो रोशनी का कहकहा फजा में बुलंद होके रह गया। मानती हूँ 5 साल बड़े हो और दुनिया तुम्हारे सामने अदब से पेश आती है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होती है आप जनाब। चलो अब जल्दी किचन में आ जाओ। रोशनी खुलखुला के किचन की तरफ बढ़ी तो उसकी बात सुनकर बारान फ्रेश होने की गर्ज से उसके बेडरूम में चला गया। कुछ वक्त सरकने के बाद बारान फ्रेश होके किचन में आया तो किचन में दूसरी लड़की को बैठा देख उसका मूड खराब हो गया। ये रोशनी की सहेली थी जो उसके साथ यहाँ अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों मिलजुल कर अपार्टमेंट का किराया अदा करते। दोनों ही अच्छी जॉब करती थी, इसलिए कोई मुश्किल पेश ना आती। रोशनी की दोस्त फजा भी जॉब से आ गई थी, इसलिए फौरन खाने की मेज पर बैठ गई। इतने दिनों बाद तो बारान खान रोशनी से मिल रहा था, फिर उसे फजा की मुदाखलत पसंद नहीं आई, लेकिन क्या करता, रोशनी की उस दोस्त को वो जरा सी लिफ्ट नहीं कराता था, इसलिए खामोशी से जाके टेबल पर बैठ गया और गुरूर की आला मिसाल बना खामोशी से खाना नोश फरमाने लगा। खाना खाने के बाद रोशनी उसे अपने बेडरूम में ले आई। बेडरूम में आके बारान ने अपना कोट उतार कर कुर्सी पर रख दिया। अब वो सफ़ेद रंग की शर्ट में मलबूस था। रोशनी मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखने लगी। बारान आगे बढ़कर बेड के किनारे पर बैठ गया था, जबकि रोशनी ड्रेसिंग टेबल से टीक लगा के खड़ी हो गई। इतनी दूर खड़ी होके इतने प्यार से मत देखो। वैसे आज यहाँ डिनर से अच्छा था हम कहीं बाहर जाके डिनर कर लेते। कम से कम तुम्हारी ये दोस्त तो सर पर सवार नहीं होती। और फिर उसका पटर पटर बोलना मुझे सख्त जहर लग रहा था। बारान ने अपनी आस्तीनें कहनियों तक चढ़ाई और फिर बालों में हाथ मार अपना पफ सेट करता बोला तो रोशनी मुस्कुराती हुई उसके बराबर में आ बैठी। अक्सर लड़कियां ज्यादा बोलना पसंद करती हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बराबर में बैठकर रोशनी ने अदा से कहा तो बारान खान उसका चेहरा देखता रह गया, लेकिन फिर जहन में अचानक से एक ख्याल ने कोना मारा तो वो हड़बड़ा के रोशनी से नजरें चुरा गया था। उस सिल्ला याद आ गई थी। अक्सर उसने सिल्ला को भी बहुत बोलते हुए देखा था, शायद उसी वजह से वो उससे चिढ़ता भी था। पता है तुम मुझे इसलिए ही हो क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों की तरह फजूल नहीं बोलती। तुम बहुत समझदार सुलझी हुई एक प्यारी लड़की हो, बल्कि इस दुनिया में तुम वो पहली लड़की हो जो बारान खान के दिल पर लगी है। बारान ने इसका नर्म मोम सा हाथ अपने हाथ में लिया और फिर धीमे लहजे में सरगोशी की। उसकी बात सुन रोशनी के गाल सुर्ख टमाटर जैसे हो गए थे। वो बलश कर रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। बारान के हाथ में उसका हाथ था, इसलिए वो कॉफी नर्वस हो रही थी, जिसके बायस फौरन बहाना सोचकर हाथ छुड़ाती उठ खड़ी हुई। मुझसे दूर जाने के बहाने तुम्हें कुछ ज्यादा ही आते हैं। बारान उसका बहाना समझ गया था, इसलिए मसनूई खफकी का इजहार करने लगा। ऐसी बात नहीं है बारान, तुम हमेशा गलत समझते हो। इतने अरसे हमारी दोस्ती रही और फिर तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, इसलिए दूर भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे साथ मैं अपनी मर्जी से हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, भला क्यों तुमसे दूर होना चाहूंगी। और जिस मोहब्बत करते हैं उसकी दूरी इंसान को मार देती है। वो नर्म लहजे में उसे समझाने लगी तो उसके मन से मोहब्बत का इकरार सुनकर बारान का मूड बड़ा खुशगवार हो गया। बहुत कम मोहब्बत का इजहार करती थी। चलो तुम काफी बनाओ, मैं भी किचन में आ जाता हूँ। बारान खान की बात सुनकर रोशनी कमरे से निकलकर किचन की जानिब लपकी तो बारान भी उसके पीछे चल दिया। वो दोनों आमने सामने बैठकर काफी एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही अपनी टफ रूटीन के बाद बहुत मुश्किल से एक दूसरे के लिए वक्त निकालते। बारान की दोस्ती रोशनी से ऑफिस की मीटिंग में ही हुई थी। वो बारान के बिजनेस पार्टनर की सेक्रेटरी थी, तभी दोनों के दरमियान अच्छी बातचीत हो गई थी। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला, वरना आज तक बारान ने किसी लड़की में खास इंटरेस्ट नहीं लिया था। काफी के सिप भरते दोनों ही मुख्तलिफ मौजू पर बात कर चुके थे। काफी खत्म होने के बाद बारान मग टेबल पर रखकर उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उसने अलविदाई कलिमात बोले और किचन से बाहर निकल गया। बारान रोशनी किचन से बाहर आई तो याद आया वो अपना कोट यहीं भूल के जा रहा था, इसलिए उसने झट से बारान को आवाज दी। जी। उसके पुकारने पर वो बड़ी फरमानबरदारी से पलटा और उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तुम अपना कोट तो भूल गए हो, रोको मैं लेकर आती हूँ। अक्सर उसकी मोहब्बत पर रोशनी काफी घबरा जाती थी। उसने देखा था बारान का गुस्सा,
ये बहुत बड़ी बात थी कि वो उससे मोहब्बत से बात करता था। रोशनी बेडरूम में गई और फिर उसका कोट उठाकर ले आई। शुक्रिया। बारान ने उसके हाथ से कोट लिया और फिर तेजी से बाहर की तरफ निकल गया, जबकि उसके जाते ही रोशनी ने एक गहरा सांस फजा में खारिज किया। बारान जा चुका था, इसलिए उसने दरवाज़ा लॉक किया और रूम में जाने के लिए पलटी, लेकिन सामने फजा को खड़ा देख इस्तिफामिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारा बारान बहुत हैंडसम है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये मुझे ज़रा सी भी लिफ्ट क्यों नहीं कराता। फिजा मनहे के जाविये बुगाड़ कर बोली तो रोशनी को बेसाख्ता हंसी आ गई। ऐसी बात नहीं है, बस वो लड़कियों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वो टालने वाले अंदाज में कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो फिजा भी बेआबी से उसके पीछे लपकी। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता तो तुम क्या लड़का हो जो वो तुम में इतनी दिलचस्पी लेता है। फिजा शरारत से बोलकर उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। रोशनी ने अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और फिर बेड के दूसरी तरफ जाके क्राउन से टेक लगा के बैठ गई। मेरी बात कुछ और है यार, रोशनी ने सादगी से कहा और फिर साइड टेबल पर रखा लैपटॉप उठा के अपनी गोद में रख लिया। वैसे तुम कितनी खुश नसीब हो ना रोशनी, इतना हैंडसम मगरूर बिजनेसमैन बारान खान तुम्हारा दीवाना है। फजा बेड के पैराहाने पर बैठकर हसरत से रोशनी को देखने लगी। रोशनी की नजरें तो लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं, लेकिन समातों में फजा की आवाज खली तो उसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उमड़ आई। जिस तरह खुश दिखने वाला हर इंसान खुश नहीं होता, इसी तरह खुश नसीब दिखने वाला हर इंसान खुश नसीब नहीं होता। हर इंसान के पीछे बहुत तलखियां होती हैं। इसका लहजा भी बहुत तल्ख था, वो अक्सर बड़ी तल्ख हो जाती थी। फजा ने उससे कई बार पूछने की कोशिश की थी कि उसके दिल में ऐसा क्या है जो वो अचानक से इतनी तल्ख हो जाती थी, लेकिन वो अपना गम अपने दिल में रखने की आदी थी, इसलिए फजा तक से कोई बात शेयर न करती। वो मुलाजमों के साथ सुबह का नाश्ता तैयार करवा के डाइनिंग टेबल पर रख रही थी जब अपने कमरे से निकलकर सब डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गए। सबीन बेगम ने तो उस लड़की की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। बीजान भी आके अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठ गई थी। सुलह कपों में चाय इंडेल कर सबको पेश कर रही थी। उसे सबके साथ नाश्ता करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मुलाजमों के साथ ही नाश्ता करती। बीजान के कप में चाय डालने के बाद वो सबीन बेगम के कप में चाय डालने के लिए उनके पास आके खड़ी हुई तो सबीन बेगम ने केतली पर अपनी कहनी मारी, जिससे केतली सलाह के हाथ से छूटी और गर्म चाय सबीन बेगम के ऊपर गिर गई। हाय मैं मर गई, मनहूस लड़की क्या करने में लगी हुई हो। सबीन तलश से फटती फौरन उठी और एक जोरदार थप्पड़ सलाह के मन पर रसीद किया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सलाह को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बीजान ने खा जाने वाली नजरों से सबीन को देखा था। हाय मुझे जला दिया, हाशिम में जल गई, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले, इस लड़की ने मुझे जला दिया। सबीन बेगम ने रोते हुए दिहाइयां दी तो हाशिम फौरन उनको पकड़कर बाहर की तरफ लपके ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जा सके। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या, जो मेरी बहन को मारने पर तुली हुई है? पहले उनके बेटे से निकाह कर लिया और अब उनकी जान लेना चाहती हो ताकि कोई तुम्हारे रास्ते में ना आए। सबीन और हाशिम के जाते ही आलिया तेज आवाज में चलाई। सलाह खुद में सिमती आंखों में आंसू लिए साकित और जामिद खड़ी थी। बस आलिया, इसने जानबूझकर नहीं किया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को बंद माँ बाप की बच्ची से ऐसा सलूक करते हुए। बीजान फौरन खड़े होकर इसके हक में बोल पड़े। गुस्ताखी माफ दी जान, लेकिन आपने ही इस लड़की को सर पर चढ़ाया हुआ है, पता नहीं कहां से उठा के ले आई थी आप इसे। एक पराये खून से आपको इतनी अनसियत क्यों है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। आलिया भी अपनी दिल की भड़ास निकालने में मसरूफ थी। बीजान ने इसकी बातों को नजरअंदाज किया और फिर सिला का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जारी है।